तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा क्लास 10th का फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर हैं। तो उसमें से फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ी सी बेसिक छोटी छोटी हेडिंग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद चैप्टर को हेडिंग बाई हेडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें जो पहली हेडिंग बनेगी मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो वो है जैसे आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतन बिंदु, सूर्य से लेते हैं थोड़ा सा बिंदु। ठीक है, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन हो गया आपतन कोण। तो कुछ वर्ड है जो हमें इस चैप्टर में सुनने को बार बार मिलेंगे और इन्हीं वर्डों की हेल्प से बहुत सारी परिभाषाएं बनेंगी। तो पहले इन वर्डों को क्लियर कर ले कि ये है क्या। ठीक है, तो हम आगे तरफ बढ़ते हैं। तो हम एक चित्र के द्वारा इन सारे वर्डों को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद फिर परिभाषाएं हेडिंग के हिसाब से लेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हेडिंग से मान लिया, इसमें जैसे हमारी चित्र बना लिया हमने, ये एक वस्तु है। वस्तु कैसी है? तो एक वर्ड क्लियर कर लो, दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु क्या होती है? जो प्रकाश देती है। तो मान लिया हमने कि ये एक दीप्त वस्तु है, यानी जो प्रकाश दे रही है। इस दीप्त वस्तु से मान लीजिए क्या हो गया आपका सूर्य। सूर्य से कोई किरण चली इस तरीके से और इस सतह पर टकरा गई। इस सतह पर हमने क्या कर रखी थी? पॉलिश, पाया था लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर रखी थी। तो किरण यहाँ पर टकराई और इस बिंदु पर टकरा कर इसी माध्यम में चली गई। तो इस बिंदु पर हमने एक सीधी रेखा खींची। तो प्रकाश स्रोत यानी दीप्त वस्तु, दूसरा नाम क्या बोल रहा हूँ? प्रकाश स्रोत। एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, प्रकाश स्रोत, यानी जो वस्तुएं प्रकाश देती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। मान लिया है सूर्य नाम को क्या ले सकते थे हम? लाइट, टॉर्च ले सकते थे। ठीक है, तो ये प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो होती है ये कहलाएगी आपकी आपतित किरण। आपतित किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के बाद जाने वाली किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे कहते हैं हम अभिलंब। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। तो
दीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश देती हैं। प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं यानी जिन जो प्रकाश देती हैं, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण का टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो तीनों पॉइंट? अब आगे बढ़े। ठीक है, तो इससे आगे जो चित्र बनाएंगे हम, तो अब इसी समय परिभाषा और बना दूं साथ के साथ। जैसे एक हेडिंग आएगी आपकी इस चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग आएगी। तो ये हेडिंग क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पोलिशदार तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण चिकने या पोलिशदार तल से टकराती है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, यानी ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पोलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं इसके? दो नियम हैं, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोबारा सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा नियम क्या है? ये अभिलंब और आपतित किरण मिलकर यहाँ पे कोण बनाते हैं आई। इसे कहते हैं हम आपतन कोण। क्या नाम है इसका? आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण मिलकर एक कोण बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, यही दूसरा नियम है। यानी कोण आई बराबर होगा कोण आर के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या था? आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है इसमें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के लिए भी इस चित्र को दोबारा बनाएंगे एक बार। अब की बार पॉलिश नहीं करेंगे। ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। यहाँ पे हो गया आपका दीप्त वस्तु या प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से किरण आई। अब की बार पॉलिश नहीं है तो किरण सीधी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। जब पहले इस पे पॉलिश थी तो अभिलंब सिर्फ ऊपर ऊपर था। अब की बार पॉलिश नहीं है तो इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाता है? अभिलंब। ये हो गया आपकी आपतित किरण। ये हो गया आपकी अपवर्तित किरण। ठीक है, ये आपतन कोण, ये हो गया आपका अभिलंब।
ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जो हमारी हेडिंग थी, देखो वहां सारे वर्ड लगभग क्लियर हो गए थे। अब जो आया है एक नया शब्द आया, अपवर्तित किरण। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया? इस दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब इसके दोनों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसे पढ़ लेते हैं हम एक बार। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग पर सीधी ना चलकर अपने मार्ग से भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग पर ना चलकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित दो तरीके से होगी, या तो वो किरण अभिलंब के पास हो जाएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या नाम था? आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, ये कोण आई है, कोण आर, तो एक फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। आई को आपने पढ़ा था अभी आपतन कोण, ठीक है, इनमें लिखा नहीं है, ये लिख देते हैं आपतन कोण। आर क्या है आपका? अपवर्तन कोण। साइन को बोलते हैं हिंदी में ज्या। तो परिभाषा बनेगी, एन क्या है आपका? नियतांक। दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, ये किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। किसने दिया था भैया? स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होंगे। तो दूसरा वाला जो नियम वो स्नेल का नियम भी है। तो क्वेश्चन ये आया कि स्नेल का नियम क्या होता है? तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इससे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। अब शुरू की जो हेडिंग है प्रकाश, इसे पढ़ लेते हैं। अब हेडिंग आ जाएगी आपकी प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा है। पहला पॉइंट, प्रकाश की एक चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक तरंग है। कैसी तरंग है? चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय
विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, इसे कर देते हैं थोड़ा सा। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, क्या होता है? अब इन 3-4 पॉइंट लिखे प्रकाश की ऊर्जा 3×10⁸, ये क्या है इसकी चाल। तरंग लिखी, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, अब दूसरी बात कि प्रकाश, सबसे आसान बात कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये 3-4 पॉइंट पढ़ो एक बार। ऊर्जा है प्रकाशिक, प्रकाश की एक चाल है 3×10⁸। प्रकाशिक तरंग कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब इन सारे पॉइंटों को एक साथ बोलने पर प्रकाश की परिभाषा बन जाएगी। कैसे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब इसका क्या मतलब है? वे तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, जिन्हें चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, यानी जिन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो कौन सी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए, और इन दोनों में जरूरत पड़ने वाले शब्द भी हमने पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं हम दर्पण की तरफ। किसकी तरफ? दर्पण की तरफ। नवल समझ में आ रहा है? बता दिए तो तेरे समझ में आ सकता होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। वन टॉपिक ऑफ दर्पण। दर्पण होता है 2 प्रकार का। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, जब हम बात करते हैं 10th क्लास की, 8th क्लास की, 6th क्लास की, तो उसके हिसाब से ये है। लेकिन दर्पण जो है वो है समतल, नंबर 1, और नंबर 2 गोलीय। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में जो वस्तु जैसी होती है बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई देती है। जैसे कि बस में लगी साइड में भी जो विंडो होती है, उसके पास में जो शीशे लगे होते हैं, जब हम उसमें देखते हैं तो हमें दूसरी तरफ की वस्तु वैसी की वैसी ही दिखाई देती है जैसी कि वो वास्तव में है। न छोटी, न मोटी, न नोटी, न बड़ी, न कैसी। तो जब किसी दर्पण में देखने पर वह वस्तु वैसी की वैसी ही दिखाई दे तो वह दर्पण समतल दर्पण। उसके बाद नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अगर हम गोलीय दर्पण में एक परिभाषा बनाएं, इसकी 2 भागों में ना बांटकर, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा बन जाएगी इसी के नाम से, दर्पण यानी शीशा, मिरर। इसमें रखा गोलीय, गोलीय का मतलब गोल, यानी कांच का होता शीशा, तो
कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग गोलीय दर्पण होता है। कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, कांच का कोई भी भाग समतल दर्पण कहलाता है, जो प्लेन होता है। कैसा होता है वो? प्लेन। ठीक है, तो जब गोल का काटा गया भाग है, ये काट दिया हमने, तो एक आया आपका इस तरीके से, एक आया आपका इस तरीके से, और इस पे यदि हम ऐसे पॉलिश करते हैं बाहर की तरफ, इस पे पॉलिश करते हैं अंदर की तरफ, तो ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। जैसा कि हमने अपवर्तन और परावर्तन में पढ़ा था, जिधर उस दर्पण पे पॉलिश थी तो उधर से किरणों का परावर्तन नहीं हो रहा था, परावर्तन हो रहा था जिधर पॉलिश नहीं थी, दूसरी तरफ से। अब देख लो, तो अवतल दर्पण का चित्र ले रहा है, इसी से परिभाषा बनाएंगे इसकी। एक ऐसा दर्पण जो किरणों का परावर्तन दबे हुए तल से करता हो, एक ऐसा दर्पण जो किरणों का परावर्तन दबे हुए तल से करता हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर? उत्तल दर्पण, एक ऐसा दर्पण जो किरणों का परावर्तन उभरे हुए तल से करता हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण किरणों का परावर्तन दबे हुए तल से, उत्तल दर्पण किरणों का परावर्तन उभरे हुए तल से। अगर हम इन्हें अंधे व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे, दर्पणों की पहचान, एक हेडिंग आ जाएगी आपकी, दर्पण की पहचान। तो मान लिया बंदा अंधा है, जब अंधा है तो छूकर तो देखेगा वो, या पृथ्वी पर अगर उसे दिख रहा है तो पृथ्वी में देखकर कर लेगा। पृथ्वी में पढ़ेंगे थोड़ी देर रुक के, अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल अंधे के अकॉर्डिंग। अब अंधा व्यक्ति है तो छूकर देखेगा ऐसे, तो जब किनारे तो स्पर्श होंगे पेपर से, तो जब कोई अंधा व्यक्ति से छूकर देखेगा तो किनारे स्पर्श होंगे, तो जब स्पर्श करने पे पहले किनारे स्पर्श हो, यानी वस्तु या हाथ को छुए, तो वह दर्पण अवतल, और जब दर्पण को स्पर्श करने पर उभरा हुआ भाग पहले स्पर्श हो तो दर्पण उत्तल होगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे हम, उसमें दर्पण से घटने वाली घटनाएं, तो उनमें कुछ वर्ड प्रयोग होंगे, तो पहले उन वर्डों को ही हम समझ लेते हैं। वर्ड क्या क्या है? जैसे कि मैंने बनाया अवतल दर्पण, ये एक रेखा खींच दी, ये बिंदु लिखा मैंने P, यहाँ पे एक बिंदु F, यहाँ एक बिंदु C। ठीक है, ये जो मैंने परिभाषा बताई थी, कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग को दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उस कांच के खोखले गोले का जिसका काटा गया भाग एक दर्पण हो, उसके सेंटर को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से दिखाते हैं, तो वक्रता केंद्र पहली हेडिंग क्या है हमारी? वक्रता केंद्र की एक ऐसे कांच के खोखले गोले का केंद्र जिसका काटा गया भाग एक दर्पण हो। एक कांच के खोखले गोले का केंद्र जिसका काटा गया भाग एक दर्पण हो, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से दिखाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे है F। F होता है आपका फोकस। फोकस क्या होता है? अब फोकस, ये जो लाइन है, ये लाइन होती है आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है,
ये लाइन आपकी ध्रुव, ये दर्पण का द्वारक। अब परिभाषा इधर से बनाते हैं। तो ये जो ध्रुव है यानी P, तो दर्पण का परावर्तक तल यही तो है, ये परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? दर्पण का ध्रुव हो गया। अब दर्पण का जो परावर्तक तल था, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या दूसरी भाषा में एक ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है। एक ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब मान लिया ये हमने दर्पण बनाया एक बार हो, इस तरीके से एक रेखा खींच ली, ये आपका P हो गया ध्रुव, ये हो गया F। अभी हमारी F की यानी फोकस की परिभाषा बच रही थी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उससे हम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे हम F से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? तो दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग आएगी आपकी अब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? मान लीजिए दर्पण है, यहाँ पे F है, ये P है, ये C है। मुख्य अक्ष के समांतर को एक किरण चली, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई। वस्तु से कोई दूसरी किरण चली, वो फोकस से होकर गई, इस तरीके से चली गई। तो ये दोनों रेखाएं परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिली, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब। मतलब यहाँ पर कोई वस्तु थी O, इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई। इससे चलने वाली दूसरी किरण अगर हम इससे वक्रता केंद्र पर खड़ी करते हैं वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर थी O, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गई। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो वस्तु है आपकी, तो इसका प्रतिबिंब I डैश ये बना। यानी दूसरी भाषा में बोलते हैं प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई। जब एक वस्तु की दूसरी जगह पर परछाई दिखाई दे, तो उस परछाई को उसका प्रतिबिंब कहेंगे। दोबारा सुनो परिभाषा, किताबी भाषा में, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, दो किरण जब परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं,
तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की कुछ कंडीशन है, जैसे वस्तु अनंत पर हो, यहाँ हो, वहाँ हो, इस तरीके से उन्हें पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन अवतल की, अवतल दर्पण की कंडीशन है 6। दूसरे नंबर पर आएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की कंडीशन है सिर्फ 1। ठीक है, पहली, जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। नंबर 4 आ जाएगी इसकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। नंबर 5 आ जाएगी, जब वस्तु फोकस पर हो। और नंबर 6 आ जाएगी आपकी, जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। और इसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव P तथा F के बीच ही बनेगा। इसमें एक ही कंडीशन है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनेगा। क्लियर? अगली कंडीशन में पढ़ते हैं। अब इन कंडीशनों को पढ़ेंगे तो हमें चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं हम चिन्ह परिपाटी। उसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है? ये अक्ष होते हैं, जैसे कि x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश, अगर हम इसे मुख्य अक्ष मान लें और इस बिंदु को P मान लें, यानी ध्रुव, तो ध्रुव से ऊपर की दूरियां, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से इधर की, यानी सीधे हाथ की दूरियां धनात्मक, उल्टे हाथ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़ लेते हैं। क्या नियम? पहले नियम क्या था? मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां सारी की सारी ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से उल्टे हाथ की तरफ की, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से सीधे हाथ की तरफ में दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। क्लियर? ये हो गया आपकी चिन्ह परिपाटी। अब जो मैंने 6 कंडीशन लिखी थी अवतल दर्पण की, एक कंडीशन लिखी थी उत्तल दर्पण की। ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए हमें प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ने पड़ेंगे। प्रतिबिंब खींचने के नियम, तो प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। उन 3 नियमों में इस चिन्ह परिपाटी का प्रयोग होगा। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी हो गया हमारा। ठीक है, तो
प्रतिबिंब। अब हेडिंग आ गया आपकी प्रतिबिंब खींचने के नियम। कितने नियम? 3। पहला, दर्पण का ध्रुव फोकस सी। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, दर्पण का ध्रुव फोकस सी। दूसरा है फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तीसरा, पी एफ सी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। 3 कंडीशन थी। पहली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तीसरा, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है। मैं एक वर्ड बोला था, प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो वास्तविक में होती है, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। मान लीजिए जैसे मुख्य अक्ष समांतर चली तो ये उत्तल दर्पण में फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। ठीक है। तो 3 नियम पढ़ लिया हमने। अब चलते हैं आगे की तरफ। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है। एक कंडीशन आएगी जब वस्तु अनंत पर हो। तो हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस वजह से कैमरा थोड़ा रोकना पड़ गया था ना। तो जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो तो चित्र बनाएंगे हम। यह अवतल दर्पण हो गया आपका, ये ध्रुव P फोकस है सी, और यहाँ पर मान लेते हैं हम अनंत पर हमने वस्तु O डैश। ठीक है। अब वस्तु से चलने वाली पहली किरण फोकस से होकर जाएगी। अब याद करो प्रतिबिंब खींचने के नियम। जब कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वो कहाँ से होकर जाती है? यानी याद आया कि दर्पण के फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें वस्तु O डैश से चलने के बाद कहाँ काट रही हैं दूसरे को? यानी दर्पण से टकराई तो उसके बाद यहाँ काट रही हैं। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब I डैश हो गया। अब जितनी भी कहानी हमने ये
बोली है पढ़ी है, ये सारी कहानी लिखनी है हमें रचना में। किसमें लिखनी है? रचना में। रचना में क्या लिखेंगे? माना M1 M2, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है। वस्तु O डैश से चलने वाली पहली किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें दर्पण वस्तु से चलने के बाद दर्पण से टकराती हैं, को टकराने के पश्चात एक दूसरे को दर्पण के फोकस पर काटती हैं। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक फोकस पर बनता है। जैसे जैसे चित्र बना वैसे वैसे सारी कहानी हमें किसमें लिखनी है? रचना में। इसमें थोड़ी सी कम समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे चित्र बनने वाला फिर समझो। दूसरा चित्र बन गया हमारा, दूसरी कंडीशन थी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। चित्र बनाएंगे। P F C और L। पहली कंडीशन वस्तु अनंत पर थी, अब की बार आ गई अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। ये मान लिया M1 M2 एक अवतल दर्पण है। तो वस्तु से पहली कंडीशन तेल पड़ी थी, एक तो गई थी फोकस से, एक गई थी वक्रता केंद्र से। अब क्या होगा? वस्तु से चलने वाली पहली किरण, इसे थोड़ा छोटा कर लें, वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच काटते हैं, ठीक है। अब से सारी कहानी जैसे जैसे चित्र बना सारी कहानी रचना में लिखनी है। क्या? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु O डैश है, ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच काटती हैं। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक बनता है। जहां भी आपको उल्टा शब्द सुनने को मिलेगा वहां वास्तविक तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। वास्तविक और उल्टा हमेशा साथ साथ चलते हैं, आभासी और सीधा हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट घटना पर। अब आ जाएगा आपका नंबर 3। जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर हो। चित्र बनाएंगे, पॉलिश कर देंगे। दर्पण का ध्रुव M1 M2, फोकस है C और ये अब वस्तु कहाँ पर आ गई हमारी? वक्रता केंद्र पर O डैश। वस्तु से अब किरणें चलेंगी दो, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। क्योंकि प्रतिबिंब खींचने के नियम में हमने पढ़ा था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सारी की सारी किरण फोकस से होकर जाएंगी, चलेगी। दूसरा, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को यहाँ वक्रता केंद्र पर काटा, तो यह I और I'। ठीक है। अब जैसे जैसे चित्र बनाए रचना में लिखना है। अब बाकी सारी चीज तो याद रह जाएंगे, किरणों का चलना याद नहीं रहने का। तो शुरू वाली कंडीशन को छोड़कर, यानी जो वस्तु अनंत पर हो, उससे बाद की सारी कंडीशनों में पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। दूसरी किरण हमेशा जहां पर वस्तु होगी तो वस्तु से जस्ट अगला वाला जो बिंदु होगा उससे होकर चलेगी दूसरी किरण। ठीक है, तो ठीक है। अब इसकी रचना, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु O डैश वक्रता केंद्र पर है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर काटती हैं। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश, वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वस्तु के बराबर, कैसा? वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। भाई तो आगे कंडीशन आती है आपकी, अभी वस्तु थी वक्रता केंद्र पर, तो अब एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो वस्तु पहुंच जाएगी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। अब आ जाएगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तो चित्र बनाएंगे हम। PFC वस्तु आ गई यहाँ O। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तो मैंने बताया था पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर शुरू वाले को। तो वस्तु के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी किरण जहां पर वस्तु होगी ना, उससे अगला वाला बिंदु क्या है? F। तो वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी।
दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच काटती हैं, अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है। अब ये सारी कहानी किस में लिखनी होती है हमें? रचना में। क्या लिखेंगे? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु O डैश से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में काटती हैं, अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक वस्तु की ओर बनता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे अब। नेक्स्ट स्टेप, अब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु थी। अब एक स्टेप और करेंगे तो वस्तु पहुंच जाएगी आपकी फोकस पर। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका, जब वस्तु फोकस पर हो, ये वस्तु फोकस पर हो, ये P, ये F, ये C, तो वस्तु आ गया फोकस पर O डैश, दर्पण M1 वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण, अब देखो फोकस से आकर कोई बिंदु है नहीं है, तो अब उसके पीछे वाला बिंदु ढूंढ लो, वो क्या? C। तो वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी और ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, अतः वस्तु I डैश। अब सारी चीजें लिखिए इसकी रचना में, जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है। क्या? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु O डैश से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, या सीधा लिखेंगे हम कि वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक वस्तु की तरफ बनता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन इसकी आ जाएगी लास्ट वाली, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में यहाँ पहुंच जाएगी। तो चलते हैं, नंबर समझ में आ रहा तुझे? समझ करिए ध्यान से। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपको ये, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तो चित्र
चित्र बनेगा तो वस्तु कहाँ गया? फोकस और ध्रुव के बीच। ओ एस। तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के फोकस से होकर चली जाएगी। दर्पण से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। ठीक है। अब इन दोनों किरणों में यदि आप इन्हें सीधी ले जाओगे आप इस तरीके से, तो ये ऐसे जाएगी, तो दोनों को क्या बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट सकती हैं? वास्तव में नहीं काट लेगी। तो क्या करते, इन्हें आगे बढ़ा लो दर्पण से दूसरी ओर। जब इन्हें दूसरी ओर बढ़ाएं, ये ऐसे बढ़े, और जब आगे बढ़ाई तो इन्होंने एक दूसरे को काट दिया। तो अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था दूसरी तरफ बना, वस्तु से बड़ा बना। अब ये सारी कहानी किस समझनी है हमें? रचना। रचना क्या हमारी? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। वस्तु ओ डैश से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। यदि इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को आगे की तरफ काटती हुई प्रतीत होती हैं। अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी बनता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ठीक हो गया। अवतल की सारी कंडीशन कंप्लीट। एक कंडीशन उत्तल दर्पण की। अब आगे उत्तल की एक ही कंडीशन है, वस्तु चाहे कहीं पर भी हो, आसमान में हो या पाताल में, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, चाहे नवल की जेब में रखी हो। ठीक है भैया। तो लास्ट एक कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण ये हो गया। उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कौन सी होती है? इस तरीके से मान लें P F C। उत्तल दर्पण में जो ध्रुव फोकस, ध्रुव तो वहीं रहता है, फोकस और वक्रता के सीधे हाथ की तरफ होते हैं। ठीक है। अब वस्तु यहां मान लेते हैं। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई, दोबारा बनाते हैं इसे, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में कहीं पर भी नहीं काटती हैं, बल्कि एक दूसरे को
दर्पण के दूसरी ओर काटती हुई प्रतीत होती है। अब सारी कहानी बोलेंगे इसकी रचना में। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में कहीं पर भी नहीं काटती हैं, बल्कि एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच सीधा आभासी वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर हो गया? दर्पण से ये सारी कहानी पढ़ ली। एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं दर्पण से जुड़ी हुई साथ के साथ में। रेखीय आवर्धन। एक हेडिंग रहेगी आपकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में समान। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है M बराबर -v/u। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का एक फॉर्मूला है F बराबर r/। तो इन दोनों की परिभाषा हम फॉर्मूलों से क्लियर कर लेंगे। क्या रेखीय आवर्धन क्या होता है? दोनों दर्पणों के लिए M बराबर -v/u। v जो है ये आपके जैसे चित्र बना था, तो ये प्रतिबिंब बना था, एक थी वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई v और वस्तु की लंबाई थी u। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से दिखाते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम f से दिखाते हैं। फॉर्मूला हो गया M बराबर -v/u। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या चित्र से समझाऊं, जैसे चित्र बना था, ये P था, ये आपका F था, वैसे तो जो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी है, इनके दोनों के मध्य बिंदु को ही F कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ये सारी दूरी होगी आपकी r। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होगी? फोकस दूरी। तो वही बोल रहा हूँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं? r से। किससे दिखाते हैं? r से। ठीक है। संयुग्म फोकस क्या होता है? जब हम अभी प्रतिबिंब बना रहे थे, तो एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन रहा था। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का संयुग्मी फोकस कहते हैं। जब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने
और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उस पहले वाले बिंदु पर बने, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। यह घटना सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है, ना कि उत्तल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम, दर्पणों की पहचान। हेडिंग होगी आपकी अब दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो प्रतिबिंब देखकर, दूसरा स्पर्श करके। प्रतिबिंब देखकर कैसे करेंगे? उत्तल दर्पण में हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है कि वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह बनना था, वो थी दर्पण का ध्रुव तथा फोकस के बीच। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु बदलने पर, वस्तु की स्थिति बदलने पर, जगह बदलने पर प्रतिबिंब की जगह बदल जाती है। तो प्रतिबिंब देखकर पहचान कैसे करेंगे? जिस दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति ना बदले तो दर्पण उत्तल, और यदि वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाए तो दर्पण अवतल होगा। स्पर्श करके मैंने आपको अभी बताया था कि यदि स्पर्श करने पर किनारे पहले स्पर्श हों तो दर्पण अवतल होगा, और स्पर्श करने पर यदि उभरा हुआ तल पहले स्पर्श हो तब दर्पण उत्तल होगा। क्लियर हो गया? दर्पणों की पहचान हो गया। अब अगली हेडिंग आती है आपकी दर्पणों के उपयोग। अब हेडिंग आ जाएगी आपकी दर्पण के अवतल दर्पण के उपयोग। उपयोग या प्रयोग। नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के भी दो उपयोग पढ़ेंगे हम 10th क्लास लेवल के हिसाब से, और तुम्हारे उत्तल दर्पण के भी दो ही उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा छोटी वस्तु को बड़ी दिखाने के काम आता है। अवतल दर्पण हमेशा छोटी वस्तु को बड़ी दिखाने के काम आता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाई की दुकान में, जिम में। तो दो उपयोग होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए नाई करता है, अवतल दर्पण का उपयोग जिम में किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में डॉक्टर आंख नाक कान वाले जहाँ छोटे छोटे पार्ट को बड़ा देखना हो करते हैं। ठीक हो गया? नंबर 2 आता उत्तल दर्पण का प्रयोग। जब बड़ी वस्तु को छोटा देखना हो तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ करेंगे? जैसे कि ड्राइवर होता है, उसकी ड्राइवर की सीट के पास में पीछे की तरफ वस्तु देखने के लिए एक शीशा होता है, तो उस शीशे में जो पीछे वाली वस्तु है वो छोटी सी दिखाई देती है, इत्तू सी। यानी इसका मतलब हुआ कि बड़ी वस्तु को छोटी देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो नंबर 1 कि ड्राइवरों के पास पीछे की वस्तु देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण का प्रयोग तरंगों को फैलाने में किया जाता है। तो दूसरा आ जाएगा आपका कि गलियों में, बाजारों में लगी लाइट के लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग आ जाएगी आपकी अपवर्तनांक। क्या आ जाएगी?
अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अपवर्तनांक के ऊपर एक फॉर्मूला है 1n2 2n3 3n1 यानी से पढ़ेंगे से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यदि इन तीनों की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1। मतलब ये कि जब ये दोनों एक जैसे हों, ये दोनों एक जैसे हों, शुरू वाला और लास्ट वाला एक जैसा हो, तब इन तीनों की गुणा में क्या आता है 1। अब एक और फॉर्मूले से बनता है 1n2 बराबर 1/2n1। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। 1n2 बराबर 1/2n1। यानी जब इन्हें आपस में बदलना हो तब क्या करते हैं, एक के बट्टे में 2 पहले आ जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा बाद में। जब ये उल्टे होंगे तो एक के बट्टे में जाकर होंगे। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2n1 की वैल्यू दी गई है 2। ठीक है, आपको निकालनी है 1n2 की, तो आप क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1n2 बराबर 1/2n1। ये बदलने हो तो एक के बट्टे में ले जाओ, इसकी वैल्यू आपको दी है तो बराबर 1/2। ठीक है, लास्ट हेडिंग इस टॉपिक से संबंधित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन पढ़ा था जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो वह विलंब के पास आती है या विलंब से दूर जाती है। अब यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती जा रही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वह किरण जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ये जो हमने नियम पढ़े थे इनसे संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, पानी में खड़ी हुई वस्तु का तिरछा दिखाई देना अपवर्तन। यानी जहाँ वस्तु जैसी है वास्तविकता में वैसी ना दिखना, हिलती डुलती सी दिखना, छोटी बड़ी दिखना, क्या कहलाता बुझी जलती दिखना प्रकाश का अपवर्तन
अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाएगा? जैसे हमने गर्मियों में देखते हैं कि रोड पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ दूरी आगे पानी भर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो ये घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो रेगिस्तान में अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो मृग की मौत जो होगी ज्यादातर किस घटना के अंतर्गत आती है? वो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत। यानी इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तान की मरीचिका क्या है? मृग मरीचिका। तो क्या है? यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसमें पानी दिखाई तो देता है भरा हुआ, लेकिन वास्तव में वहां पर पानी नहीं होता। ऐसे ही समुद्र में जब नाव चलाते हैं क्या होता है? कुछ दूरी पर ऐसा लगता है कि दूसरी नाव आ रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? वो वास्तविकता में नाव वहाँ नहीं होती, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आसमान में नाव लटकी दिखाई देती तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठंडे देश की मरीचिका तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खतरे का सिग्नल लाल है, तो इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो प्रकाश की चाल, ठीक है, उस पर ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे ये आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मानव नेत्र, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका लेंस से संबंधित सारी घटनाएं जुड़ी हुई बातें। नवल उठ जा, सोगा भाई, गजब बेइज्जती कर रहा है आप तो हमारे यहाँ। ठीक है भैया, हमारा नवल सो गया, नींद आ रही है, मच्छर काट रही है, रात में बुलाया जो अक्सर देख लो उधर बैठा। ठीक है, मैं इसे जगा लूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।